हाँ तो बच्चों देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ाया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटीजर। आज हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर क्या है। तो आइए समझते हैं इंटीजर क्या है। देखिए, सब लोगों को पता होगा कि इंटीजर क्या होता है। सब लोग, आप लोग 10th 9th में पढ़ के आए होंगे। हालांकि एक बार हम लोग क्विक रिव्यू ले रहे हैं इसका, नंबर सिस्टम का। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट चैप्टर का नाम ही है बेसिक मैथ, इसलिए मैं ये सारी बेसिक बातें आप लोगों को बतला रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, इसमें आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना, जो आप नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, आपका बेसिक मैथ अच्छा हो जाएगा तो आपके पूरे 11th 12th में ये मदद करेगा, ठीक है ना। पूरे 11th 12th में ये इस चैप्टर का यूज आएगा, इसीलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इंटीजर के सेट को हम लोग आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। और आप लोगों को पता भी होगा कि इंटीजर किसे बोलते हैं। ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो जाए उसे क्या बोलेंगे? इंटीजर, ठीक है। अब रेशनल नंबर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, हालांकि मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर। और इंटीजर क्या होगा हमारा? तो इंटीजर होगा i इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब इंटीजर के सेट हैं और इन्हें हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इंटीजर के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। तो आइए समझते हैं इंटीजर के बारे में। सबसे पहला जो है इंटीजर का टाइप वो है पॉजिटिव इंटीजर। सब लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर जैसे नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन पे 0 आता है, तो 0 के राइट साइड में जितने भी इंटीजर होंगे वो सब के सब कैसे होंगे बच्चों? पॉजिटिव होंगे, इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? i प्लस से। और i प्लस इक्वल टू क्या होगा बताइए? i प्लस इक्वल टू होगा सेट ऑफ किस इंटीजर का सेट? 0 के राइट साइड में जितने भी इंटीजर होंगे। तो बताइए 0 के राइट साइड में इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आ रहा समझ? तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये सब कैसे इंटीजर हैं? ये सब पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सेकंड टाइप है इंटीजर का वो है नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है ये भी समझते हो। नेगेटिव इंटीजर, देखिए मैं पॉजिटिव को प्लस b शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेगेटिव को माइनस b शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय i माइनस, एंड i माइनस क्या होगा बताइए? 0 के लेफ्ट साइड में जितने इंटीजर होंगे वो सब के सब क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? i माइनस इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -5, -4, -3, -2 एंड -1। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर और ये हुआ नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए, जो थर्ड टाइप है इंटीजर का वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पहले हम लोग समझते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। थर्ड टाइप नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखिए नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो वो कौन कौन से इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है? तो सारे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे कि भैया हम तो नेगेटिव नहीं है। तो उधर से 0 भी बोलेगा कि भाई मैं भी नेगेटिव नहीं हूं, तो मुझे भी इंक्लूड करो। तो देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विथ 0 इज नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आ रहा समझ में? अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को 0 के साथ इंक्लूड कर लें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। आ रहा समझ में?
तो हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, राइट साइड के सारे इंटीजर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए बच्चों, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसके बारे में आप लोग पढ़े हो पिछले लेक्चर में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आ रहा समझ में? तो दुनिया वाले प्यार से इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड हियर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर 0 के साथ इंक्लूड है, सो वी कैन से दैट दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि ये होल नंबर का सेट है। आ रहा समझ में? आपको पता है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज होल नंबर। तो दुनिया वाले प्यार से नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर भी बोलते हैं एंड सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय w। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, इसको हम लोग होल नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर देखिए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब वैसे इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, तो सारे निगेटिव वाले आवाज लगाएंगे कि भैया हम पॉजिटिव नहीं हैं। तो 0 भी आवाज लगाएगा कि भाई मैं तो ऐसा इंटीजर हूं जो ना ही निगेटिव हूं और ना ही पॉजिटिव हूं, इसलिए मुझे इसमें तो इंक्लूड किए ही, मुझे इसमें भी इंक्लूड करो। बात समझ में आ रहा है? तो जहां भी आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोल दे तो आपको क्या समझना है, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विथ 0 इज नोन एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बताइए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो दिस इज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया? तो ये फोर्थ टाइप इंटीजर का। अब देखिए हम लोग इंटीजर के फिफ्थ टाइप के बारे में अगर बात करें तो फिफ्थ टाइप क्या होता है इंटीजर का, सबको पता है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आप लोग जानते होंगे इवन इंटीजर के बारे में। सेट ऑफ इवन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय e। अब देखिए ये इवन इंटीजर क्या होता है, तो इवन नंबर के बारे में आप तो जानते होंगे, हालांकि यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इवन इंटीजर वैसे इंटीजर को बोलेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, e इक्वल टू क्या होगा बताइए, e इक्वल टू होगा माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, -6 -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सब के सब किसके सेट होंगे, इवन इंटीजर के सेट होंगे। और एक बात बता दूं बच्चों, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग 9th 10th क्लास में ये चीज प्रूफ भी किए होंगे कि इवन इंटीजर जो होता है वो 2m के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों, 2m के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए। और जो हमारा लास्ट इंटीजर का टाइप है वो है ऑड इंटीजर। तो 6th नंबर में क्या है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर और सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय o। ऑड इंटीजर के सेट को o से रिप्रेजेंट करते हैं और o इक्वल टू क्या होगा, o इक्वल टू सेट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -5 -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। आ रहा समझ में? तो ये हुआ हमारा ऑड इंटीजर। और बच्चों ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो होता है 2m + 1। क्या होता है, 2m + 1। तो इस फॉर्म के इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर बोलते हैं। तो ये कुछ इंटीजर के टाइप्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटीजर के टाइप क्या क्या है, और ये जितना भी मैंने डिस्कस किया सारा चीज आप लोगों को समझ में आया। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स अगर आपको सीखना है तो इसमें जूझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बिना प्रैक्टिस किए हम बहुत मैथ सीख जाएंगे, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ, जितना मैं आपको कंटेंट दूंगा, वो तो कंटेंट आपको बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना।
क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं बहुत कंटेंट दूंगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। आप देखिएगा धीरे धीरे, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। तो बच्चों बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत आगे जाइएगा, बस मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। जब आप नहीं सॉल्व कर पाओ तब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, ठीक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। हमें प्रूव करना है कि किसी भी दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए। हालांकि ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। फिर भी जिन बच्चों से नहीं बनेगा उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, वो सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सीखने आए हो। आपको हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सिखाऊंगा आप लोग, तो उन सारी चीजों को आप लोग सीखिएगा, तब यही सब चीज आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। और एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना, तो आप कैसे भी प्रॉब्लम को आसानी से बना देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। जो भी मैं वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ उन सबको बहुत केयरफुली आप लोग देखिएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि मैं वहां देखने नहीं जा रहा हूँ, आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस पे लगिए, बनाने का प्रयास कीजिए इसे। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 8 का मल्टीपल होगा। मैंने अभी आपको बतलाया कि ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, 2m+1। 2m+1 फॉर्म के इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। लेकिन यहाँ पे दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है वो ऑड इंटीजर क्या है, तो मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर बी 2m+1। मैंने मान लिया कि फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है, 2m+1। और चूंकि दोनों ऑड इंटीजर डिफरेंट हैं, तो एक को मैंने 2m+1 माना तो दूसरे को मैं 2n+1 मान ले रहा हूं, सिंपल सी बात है। तो बताइए क्या होगा, सेकेंड ऑड इंटीजर भी 2m+1। तो बच्चों मैंने फर्स्ट ऑड इंटीजर को क्या मान लिया, 2m+1 मान लिया, और सेकेंड ऑड इंटीजर को मैंने 2m+1 मान लिया। अब देखिए इसमें कुछ अलग नहीं करना आपको, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही कीजिए आप। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इन दोनों ऑड इंटीजर का स्क्वायर कीजिए और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर उसी को प्रूफ कीजिए कि वो 8 का मल्टीपल होगा। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए तो पहला ऑड इंटीजर है 2m+1, इसका स्क्वायर। सेकेंड ऑड इंटीजर है 2m+1, इसका स्क्वायर। तो 2m+1 का स्क्वायर माइनस 2m+1 का स्क्वायर, हमें इसे प्रूफ करना है कि ये 8 का मल्टीपल होगा। तो कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा और इसे ओपन करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 4m² + 1 + 4m माइनस 4n² + 1 + 4m। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब देखिए माइनस को मैं इधर इंटर कराऊंगा तो क्या होगा, 4m² + 1 + 4m माइनस 4n² -1 - 4m। अब देखिए बच्चों ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या बना, ये बना 4m² - 4n² 4m² + 4m -4n² - 4m। अब आपको सब में क्या कॉमन दिख रहा है, सब में आपको 4 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे 4 बाहर निकालिए। तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, m² + m - n² - n। अब देखिए बच्चों,
अब यहीं से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या किया जाए। मैं एक काम करता हूं, 4 इंटू, देखिए एम स्क्वायर और एम में क्या कॉमन है, एम, तो इससे एम बाहर निकालिए तो क्या बना, एम प्लस 1। और बताइए माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन, इसमें क्या कॉमन है, माइनस एन, तो मैं इससे बाहर निकालता हूं माइनस एन, मतलब माइनस एन कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, एन प्लस 1। अब थोड़ा सा समझदारी आप लोगों को यहाँ दिखाना होगा, समझदार पुरुष इसमें सोचेगा, ठीक है ना। देखिए क्या करना है इसमें, हमें तो प्रूफ करना है कि दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए अब समझ में नहीं आ रहा। मान लो बच्चों को अगर इसके बाद क्या किया जाए नहीं समझ में, तो यहीं पे सीखने वाला पॉइंट है, आप यहाँ पे सीखिएगा। देखिए मैंने क्या माना है, मैंने माना है कि फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में है, और सेकंड ऑड इंटीजर जो है वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे m और n क्या होगा, तो m और n एक इंटीजर ही होगा, आ रहा समझ में, m और n जो होगा वो इंटीजर ही होगा, बात समझ में आ रहा आप लोगों को। अच्छा अगर m और n इंटीजर है तो एक बात बतलाइए, ये क्या है, m इंटू m प्लस 1, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। इधर देखिए अगर n इंटीजर है तो n इंटू m प्लस 1, ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो अब इससे क्या फायदा, आप पूछोगे तो सर इससे क्या हुआ, क्या हुआ आप समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं तो m प्लस 1 क्या होगा, 2। तो अगर मैं m और m प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 आएगा, ठीक। अगर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2, तो m प्लस 1 कितना आएगा, 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो 2 इंटू 3 आएगा। अगर मैं m की वैल्यू 3 लेता हूं, ठीक है ना, तो m प्लस 1 कितना आएगा, 4, और इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 आएगा। तो आप एक बात समझिए, जब कभी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हो तो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। देखिए आप 2, 6, 12, हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होता है। अच्छा अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो नंबर इवन होगा। तो बच्चों यहां से आप लोगों को क्लियर देखना चाहिए कि चूंकि m इंटू m प्लस 1 ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये क्या होंगे, इवन होंगे, क्या होंगे, इवन होंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता है और जरूरत भी नहीं है, क्या है इसकी वैल्यू की हमें जरूरत भी नहीं है, बस हमें इतना तो पता चल गया ना कि इवन होगा, चलो मेरा काम हो गया। इधर देखो भाई, ये भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, और कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब वो इवन नंबर है, इस वजह से ये भी क्या होगा, इवन होगा। बोलिए इतनी बातें में किसी, इन सारी बातों में किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, और दो इवन नंबर का डिफरेंस है। तो एक बात बताइए, अगर इवन माइनस इवन करोगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर में आप इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी इवन नंबर ही मिलता है। तो अब क्या मिला आपको, अब हमें पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, दोनों ऑड इंटीजर के स्क्वायर के डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो 4 इंटू सम इवन नंबर, आ रहा समझ में, 4 इंटू सम इवन नंबर। अब वो इवन नंबर क्या है ये हमें भी नहीं पता है, हाँ इतना जरूर पता है कि इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2m होता है, 2n होता है, बट मैंने यहाँ पे 2m और 2n ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2m ना लेकर के 2k ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2k। क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, 2k के फॉर्म में होगा। तो बताइए 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 8, तो ये बन गया 8k। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि दो ऑड इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस 8 का क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, हेंस, इधर लिखता हूं, hence a square of difference
स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड इंटीजर्स is always a multiple of 8 proved। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया? क्लियर? अब चलिए, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोगों को, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को भी सीख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बाइनोमियल थ्योरम जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो देखिए नंबर सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज आता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। तो जब मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना, वहां पे। ओके, तो इसलिए नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। चलिए, और भी बहुत जगह यूज आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम में भी आता है, और जगह बहुत सारा यूज आता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट की बात करें बच्चों, तो देखिए मैं इस पॉइंट को लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर दैट इज n into n plus 1 into n plus 2। जब कभी भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट की बात करें तो एक बात ध्यान से सुनो, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कम से कम एक नंबर जो होगा ना वो इवन होगा, और एक नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 1 नंबर इज इवन एंड 1 नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब एक बात बताइए, अगर कोई नंबर इवन है इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है और वो नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर उसके मल्टीप्लिकेशन यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में कम से कम एक नंबर इवन होगा और एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं, एटलीस्ट 1 इंटीजर is even, at least 1 integer is even and 1 is divisible by 3 and 1 is divisible by 3। तो कम से कम एक इंटीजर ऐसा होगा जो इवन होगा और एक इंटीजर ऐसा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल भी लेकर के आप लोगों को दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो बताइए n plus 1 कितना होगा 2 और n plus 2 कितना होगा 3। तो देखिए 1 into 2 into 3, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसमें एक नंबर इवन है और एक नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो देखिए 2 into 3 into 4, अब देखिए यहां पे दो नंबर इवन मिल गया, इसीलिए मैंने लिखा है एटलीस्ट 1 इंटीजर इज इवन, मतलब कम से कम एक इंटीजर इवन तो जरूर होगा, एक से ज्यादा भी इवन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 इवन है और एक 3 से डिविजिबल। तो हमेशा बच्चों, हमेशा जब कभी भी आप 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट की बात करो तो उसमें कम से कम एक इंटीजर इवन होगा और बाकी के जो बाकी का एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ये बात पक्का है। इस वजह से वो संख्या 6 से क्या होती है, ऑलवेज डिविजिबल होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बाइनोमियल थ्योरम में ऐसे बहुत सारे, यही नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं पता होंगे, 9-10 में आप लोगों को नहीं बताया जाता है, बट हम लोग वहां पे उसको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। जब आपसे ना बने तभी आप सॉल्यूशन देखिएगा, पढ़ ले लीजिए कि बिना कोशिश किए सॉल्यूशन आप लोग को नहीं देखना है। अगर जो बच्चे ऐसा करते हैं कि चलो सर तो बना ही रहे हैं, हमें बनाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा गलत कर रहे हैं बच्चों। इससे आपकी मैथमेटिक्स कभी नहीं सुधर सकती है। जो क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में दिया जाता है आप उसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन है, कहा कि इफ a and b are integers such that a square minus b square equal to 91 then find a and b। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। जब आपसे नहीं बने तब आप सॉल्यूशन देखिए। तो आइए समझते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए कह रहा है कि इफ a and b are integers, इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। देखिए पहला इंफॉर्मेशन ये है कि a और b क्या है, इंटीजर है, और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 91, और हमें a और b की वैल्यू बतानी है। क्या होगा a और b का वैल्यू? देखिए बच्चों, अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है बट अननोन कितने हैं, 2। तो जब एक इक्वेशन है और 2 अननोन है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना अननोन उतना इक्वेशन होना चाहिए, तब आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करें? देखिए क्या करें, सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 91 दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 91 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, इसे मैं किस फॉर्म में तोड़ूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 91, लिख सकता हूं ना। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहला बात कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि a और b इंटीजर्स हैं। a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो बच्चों जब a और b इंटीजर्स हैं तो देखिए यहाँ पे 2 इंटीजर का सम हो रहा है और यहाँ पे 2 इंटीजर का डिफरेंस हो रहा है। तो 2 इंटीजर का सम भी एक इंटीजर ही आएगा और 2 इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आएगा। तो जब ये भी a प्लस बी भी इंटीजर है और a माइनस बी भी इंटीजर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटीजर का प्रोडक्ट। क्या है, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 91 को 2 इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो चलिए लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 91 को मैं लिखूंगा 13 इंटू 7। हो सकता है 13 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, 91। और क्या लिख सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटीज बताइए। दूसरी पॉसिबिलिटीज होगी 91 इंटू 1। हालांकि और भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैं इसको -13 इंटू -7 भी लिख सकता हूं, बट मैं वो नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज्यादा केस नहीं लूंगा, दो केस लेकर के ही चलूंगा, ठीक है ना। मैं आगे सिखाऊंगा क्यों ज्यादा दोनों, मैं सारा केस क्यों नहीं ले रहा हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, देखिए मैंने 2 केस ले लिया। एक बार क्या होगा, देखिए अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से क्या मिलेगा, a प्लस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 13, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7, ठीक है ना। तो जब a प्लस बी की वैल्यू 13 होगी, a माइनस बी की वैल्यू 7 होगी, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये बनेगा 2a इक्वल टू 20, इसलिए a इक्वल टू कितना, 10। तो a की वैल्यू कितनी आई, 10। अब a की वैल्यू इसमें या फिर इसमें किसी में पुट करिए, वहां से आपको b मिलेगा। तो पुट a इक्वल टू 10 इन दिस, तो 10 प्लस b इक्वल टू कितना है, 13, देयरफॉर b इक्वल टू कितना, 3। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई, 3। चलिए a और b मिल गया। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए। अब आप a की वैल्यू 10 ना लेकर के प्लस माइनस 10 दोनों ले लो, और b की वैल्यू यहां पे 3 ना लेकर के प्लस माइनस 3 दोनों ले लो। अब बच्चा पूछेगा सर क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए
देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 10 का स्क्वायर कितना है 100, और 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9, और 100 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 91 आएगा। बट बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं -10 का स्क्वायर करूं तो वो भी 100 आएगा, और -3 का स्क्वायर करूं तो वो भी 9 आएगा, और 100 - 9 अगेन 91 मिला। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, ए और बी जो है दो वैल्यू कंटेन कर रहा है, एक +10 दूसरा -10। ए की दो वैल्यू +10 -10 और बी की भी दो वैल्यू +-3। और ये क्यों आया, वही चीज मैं आपको बतला रहा था कि आप एक तो इसको 13 × 7 लिख सकते हो, और दूसरा केस आप इसको -13 × -7 में लिख सकते हो, क्योंकि -13 भी तो इंटीजर है और -7 भी तो इंटीजर है, और हमें इसे दो इंटीजर के प्रोडक्ट में तोड़ना था। तो मैंने माइनस वाला केस नहीं लेकर के चला, क्योंकि अगर वो केस लेता तो फिर एक इक्वेशन बनाना पड़ता, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होता। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। बात समझ में आया? और उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी मैं इसको -91 × -1 लिख सकता हूँ, बट मैं ये नहीं करूंगा। मैं ए की वैल्यू सेपरेटली और बी की वैल्यू सेपरेटली निकाल करके और उसमें प्लस माइनस लगा दूंगा, बस हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बताइए यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 91, तो a प्लस बी इक्वल टू 91, और a माइनस बी की वैल्यू 1, a माइनस बी इक्वल टू 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये बनेगा 2a इक्वल टू 92। तो अगर 2a इक्वल टू 92 है तो बताइए a कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा 46। कितना 46। अब a की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो 46 प्लस b इक्वल टू 91। तो बताइए बच्चों b की वैल्यू कितनी होगी 91 माइनस 46, कितना हो जाएगा 91 माइनस 46, ये मिलेगा आपको 45। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 45। अब मैं क्या बोला आपको, अभी मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि आप a की वैल्यू 46 ना लेकर के आप इसकी वैल्यू +-46 ले लो, और इसको 45 ना लेकर के आप इसे क्या ले लो +-45 ले लो। बिकॉज अगर हम 46 का स्क्वायर करें और फिर 45 का स्क्वायर करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 91 आएगा, और -46 का स्क्वायर करें फिर -45 का स्क्वायर करें और उन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91 ही आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, प्लस माइनस में आंसर क्यों हुआ आया, आप लोगों को ये बात पता चला? क्योंकि ये वाला केस भी हम लोग लेके चलेंगे -91 इंटू -1 वाला। इस वजह से जब आप उससे इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिएगा तो उस केस में -46 -45 ही आंसर आएगा। तो आप बताइए यहाँ पे ए और बी की कितने ऑर्डर पेयर वैल्यूज बना, ए और बी का कितना ऑर्डर पेयर वैल्यूज बना? देखिए यहां से ए और बी का 4 ऑर्डर पेयर वैल्यू बनेगा, और यहां से भी ए और बी का कितना 4 ऑर्डर पेयर वैल्यू बनेगा। तो टोटल ए और बी के ऑर्डर पेयर वैल्यू कितने होंगे 10, ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर पेयर वैल्यू ऑफ ए बी इज 8, 4 इसका और 4 इसका कितना 8 बना। सो दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर नोट करिए। देखिए अब हम लोग इंटीजर के बारे में तो डिस्कस कर लिए, अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा रेशनल नंबर। तो आइए समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। सबको पता होगा रेशनल नंबर, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखिए रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज रेशनल नंबर। या फिर आप ऐसे भी बोलते हैं कि वो कोई भी संख्या, एनी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो भी क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इसके बाद मैं इसको एग्जांपल लेकर के समझा दूंगा।
देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, वो कोई भी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, जहां p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 माइनस 3/2 माइनस 7/5 6/7 22/7 एटसेट्रा, ये सब के सब क्या होंगे बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है ना। और देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर का, any number whose decimal expansion is terminating or non-terminating repeating is known as rational number। वो कोई भी संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। आप लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हो, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंक तक जाए और खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट एक वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो लेकिन बार बार क्या करे, रिपीट करे, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 2.5 कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, इसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं 25/10। उसी तरह से 2.36 ये भी टर्मिनेटिंग है, 3.418562 ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये देखिए 2.66666 और ये 6 बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2.6 पे बार, इसको क्या पढ़ते हैं, डैश को बार या फिर रेकरिंग, और इसका मतलब क्या होता है कि 6 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। और आप लोग इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखे भी होंगे, 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया गया होगा कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, ये तो बहुत बेसिक बात हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये देखिए 6.787878, अब यहाँ पे बार बार रिपीट कौन कर रहा है, 78 कर रहा है, तो हम रेफरिंग किस पे देंगे, 78 पे। तो ये दोनों डेसिमल कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इन्हें भी हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे भी हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने बताया भी होगा आप लोगों को, ठीक है ना, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, बच्चों को पता भी होगा, इतना तो उम्मीद किया जाता है कि इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं अगला नंबर डिस्कस करता हूं, इरेशनल नंबर, नोट करिए। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है इरेशनल नंबर। सबसे पहला बात कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय q टू द पावर c। अब देखिए इस c का मतलब क्या होता है, q टू द पावर c का मतलब है q कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। देखिए q का मतलब रेशनल, और बट इसमें क्या बोल रहा है, q कॉम्प्लीमेंट मतलब q नॉट, तो जो रेशनल ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज इरेशनल नंबर। या फिर दूसरा डेफिनेशन इसका, एनी नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। वो कोई भी संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। देखिए इरेशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 √3 √5 एटसेट्रा, ये सब के सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। दूसरी बात, वो कोई भी संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे कि पाई। देखिए मैंने रेशनल नंबर में आपको लिखा था कि 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, बट पाई क्या है, इरेशनल नंबर। देखिए पाई इरेशनल नंबर क्यों है, पाई का इरेशनल नंबर होने का रीजन ये होता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आता है, इस वजह से पाई को इरेशनल नंबर कहा जाता है।
बट पाई की वैल्यू 22/7 कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया जाता है, ताकि उससे कैलकुलेशन जो हो वो आसान हो जाता है। और चूंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 के करीब होता है, तो इसलिए बच्चों अगर कभी भी आपको पूछ दे कि पाई कैसा नंबर है, तो आप पाई को हमेशा इरेशनल नंबर बोलोगे। बट अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 22/7 कैसा नंबर है, तो आप उसको रेशनल बोलोगे। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.718, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि ये कैसे इरेशनल नंबर है, एकदम इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा तुरंत। ठीक है ना, बट ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 2.718, और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए ई भी जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल जैसे इरेशनल नंबर का, जैसे 2.01, फिर 001, 0001 एंड सो ऑन। देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही खत्म होगा, सॉरी ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। सो इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई। अब चलिए थोड़ा सा मैं ई के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, आप इसे नोट करिए। अब देखिए यहां पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ई जो है ये इरेशनल नंबर कैसे है, और इसकी वैल्यू 2.718 ही क्यों होती है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू इतना क्यों लिया गया। आपको एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दिखेगा, आप ध्यान से समझिएगा जरा। देखिए ई जो है ना, ये कहां से आया है पहले वो समझते हैं। ये e टू द पावर x, ठीक है ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और ये e टू द पावर x है क्या, तो देखो बच्चों, ये e टू द पावर x एक सीरीज का सम होता है। हालांकि ये सीरीज आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बट मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि e इरेशनल नंबर क्यों है। और इसके बारे में हम लोग, जब मैं आप लोगों को लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा क्लास 12th में, तब मैं इसके बारे में बतलाऊंगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ भी दूंगा वहीं पे, बट अभी आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। हालांकि है ये चीज 12th का, बट मैं आपको बतला रहा हूँ 11th का भी स्टार्टिंग में, इसलिए आप लोग को अभी याद रखना होगा। आप लोग अभी समझ भी नहीं पाओगे इसका प्रूफ। ये एक सीरीज एक्सपेंशन है। सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता चलेगा आगे, बट अभी याद रखना। देखिए e टू द पावर x जो है ये एक सीरीज का सम होता है। कैसा सीरीज, समझिएगा। e टू द पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक। इसी सीरीज के सम को हम लोग क्या कहते हैं, e टू द पावर x। क्या बोलते हैं, e टू द पावर x। e टू द पावर x इज द सम ऑफ दिस सीरीज। अब ये सीरीज क्या है, कैसे आया, ये सारा चीज मैंने बोला ना आपको, है ये 12th क्लास का चीज, मैं आप लोगों को बट अभी बता रहा हूं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में एकदम 12th क्लास में आप लोगों को बतलाऊंगा। यही क्या है, sin x, log x, tan x, सबका सीरीज एक्सपेंशन मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वहां पे। ठीक है, बट अभी हमको इसकी जरूरत है, इसलिए मैं सिर्फ इसको बतला रहा हूं। अब एक बात बताइए, अगर e टू द पावर x इस सीरीज का सम है, तो बोलिए e कैसे मिलेगा। अगर हमको e, इससे अगर हमें e चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसमें x के जगह 1 पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, e मिल जाएगा। देखिए e टू द पावर 1 यानी कितना, e। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जहां जहां x है वहां 1 रख रहा हूं, प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट क्या आएगा 1 का पावर 4, 1 अपॉन
फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। कहां तक? इनफाइनाइट टर्म तक। अब यहां पे एक नया टर्म आ रहा है फैक्टोरियल, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे फैक्टोरियल। हालांकि मैं जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा या फिर पीएनसी पढ़ेंगे आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां पे भी आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बट मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करता हूं फैक्टोरियल के बारे में, वहां पे डिटेल में बतलाऊंगा। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, इधर से फैक्टोरियल, देखिए बच्चों फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n लिखना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, और इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? n फैक्टोरियल। या तो ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे डंडा दे करके और नीचे एक डॉट दे दो, ये भी फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल का साइन है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिए ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक से लेकर के n तक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल n कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ फैक्टोरियल 2 क्या होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं फैक्टोरियल 2। तो देखो बच्चों फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 2 तक सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से लेकर 2 तक दो ही नेचुरल नंबर है, 1 और 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 1 into 2, यानी कितना? 2। उसी तरह से फैक्टोरियल 3 अगर आपसे पूछ दिया, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 1 से लेकर 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर बताइए, 1, 2 और 3, तीन ही नेचुरल नंबर है। तो 1 into 2 into 3, दिस इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 होगा 1 से लेकर 4 तक सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 into 2 into 3 into 4 कितना आएगा? 24। उसी तरह से अगर हम बात करें फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर के 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 से लेकर 5 तक 5 नेचुरल नंबर होंगे, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो कितना आएगा? 120। उसी तरह से फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 100, कुछ भी हो सकता है। हाँ, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और नेगेटिव नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फैक्टोरियल n क्या होगा? तो फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n इक्वल टू n into n minus 1 into n minus 2 एंड सो ऑन, कहां तक? 1 तक, प्रोडक्ट होते चला जाएगा 1 तक। जैसे मान लीजिए 5 को लिखना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्रोडक्ट की ना। उसी तरह से n को लिखना है फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे? n into n minus 1 into n minus 2 एंड सो ऑन, कहां तक? 1 तक। तो 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर उन सबका क्या कीजिए आप? प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? फैक्टोरियल n मिलेगा। तो आपको समझ में आया फैक्टोरियल का मतलब? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो e इक्वल टू क्या होगा? आपको दिख रहा है कि e जो है इस सीरीज का सम है। जरा इस सीरीज को मैं ओपन करता हूं, तो बोलिए e की वैल्यू कितनी आएगी? e इक्वल टू क्या मिलेगा? e इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। बताओ बच्चों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 अपॉन 1 कितना? 1 होगा ना, प्लस ये देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, तो ये बना 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये बनेगा 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है? 24, तो ये बनेगा 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 120 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये सीरीज खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाता जाएगा, चलता जाएगा। अब एक बात बताइए, 1 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों? e इक्वल टू हुआ 2, अब प्लस 1 बाई 2 कितना? 0.5 1 बाई 6 0 पॉइंट समथिंग, 1 बाई 24 0 पॉइंट समथिंग, 1 बाई 120 0 पॉइंट समथिंग। आप क्या देख रहे हो कि जितना आगे बढ़ रहे हो इस सीरीज में उतना ही छोटा नंबर मिल रहा है, और वो जितने भी नंबर आ जाएं, ठीक है ना, वो सारे नंबर 0 से 1 के बीच में ही होंगे। देखिए 0 से 1 के बीच में बच्चों एक आध नंबर नहीं होता है। 0 से 1 के मतलब जैसे किसी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं,
किसी को नहीं पता कि किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी नंबर मिलेंगे ये सब के सब 0 से 1 के बीच के ही नंबर होंगे। अब एक बात बताइए, ये सीरीज कभी खत्म होगा क्या? नहीं, ये सीरीज जो होगा ना, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये वाला 0.5, अब इसकी भी वैल्यू पॉइंट में आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसकी भी वैल्यू पॉइंट में आएगी 1/24 0 पॉइंट समथिंग, इसकी भी वैल्यू पॉइंट में आएगी प्लस 0 पॉइंट समथिंग। तो आप एक बात बताइए, 2 में मैं 0 पॉइंट जोड़ूंगा तो 0.5 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 2.5, और फिर ये 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, फिर ये 0 पॉइंट समथिंग, और ये सिलसिला क्या रहेगा, जारी रहेगा कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक। तो एक बात बताइए, इस नंबर का क्या होगा? ये नंबर तो 2 से 3 के बीच का ही नंबर रहेगा, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेटिंग हो सकता है क्या? क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी इसके पॉइंट के बाद कभी इसका डिजिट खत्म होगा? नहीं, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक नंबर जुड़ते जाएगा पॉइंट के बाद। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, आपको क्लियर दिख गया होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इस सीरीज को ओपन करने के बाद तो पता चलता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस वजह से बच्चों ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू हम कितना भी कर लें, कि जैसे मान लो इनफाइनाइट तक भले टर्म जाएगा, लेकिन अगर मैं सबको जोड़ूंगा भी तो ये 2 से 3 के बीच का ही नंबर रहेगा। तो इस वजह से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली गई, E = 2.718 ले ली गई। तो आया आपको समझ में E के बारे में, नेपियर्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ही क्यों ली गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये क्या होता है और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में आया। तो बच्चों इसी वजह से E को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, यहां पे आपका इरेशनल नंबर खत्म होता है। तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आई। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप इसे नोट कर लीजिए।